नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। हमारी कोशिश रहती है इस शो के जरिए आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना और आपके हर सवाल का जवाब अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानना ताकि आप सेहतमंद रहें। आज हम चर्चा करेंगे एक मानसिक रोग की। ये बीमारी लगभग 100 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ज़रूर होती है। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर 14 साल से 19 साल के बीच होती है। इस बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन। पर आखिर ये बीमारी क्या है और कैसे होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जतिन तरवानी से। डॉक्टर जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन जी। डॉक्टर जतिन, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आखिर बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है। क्या ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से थोड़ा सा अलग है? जी हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर का अर्थ है कि जिसमें दो पोल्स हों, जिसमें एक तो डिप्रेशन का पोल है और एक मेनिया का पोल है। तो इंसानों को जिनको बीमारी से जो ग्रस्त होते हैं उनको कभी मेनिया से गुजरना पड़ता है जो कुछ महीने तक चलता है, और फिर कुछ महीने वो ठीक रहते हैं, फिर उनको कुछ महीने डिप्रेशन से झेलना पड़ता है। तो कभी ये मेनिया और डिप्रेशन उनके जीवन में चलते ही रहता है, जिनको बाइपोलर नाम की बीमारी होती है। ओके। डॉक्टर जतिन, बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या है? कैसे किसी को पता चले कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है? और बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में क्या फ़र्क होता है? जी मैडम, तो बाइपोलर में जैसे कि हमने बात करी कि एक तो मेनिया होता है और दूसरा डिप्रेशन होता है। तो पहले मेनिया के लक्षण जान लेते हैं। मेनिया में सबसे तो इसमें ये मूड डिसऑर्डर्स हैं ये दोनों, जिसमें मेनिया में ऐसा होता है कि इंसान का जो मूड है जो वो खुश हो जाता है काफी, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है स्टेज 1 में कि किसी बिना बात के वो खुश रहता है। स्टेज 2 में आता है तो वो उसकी एक्टिविटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। स्टेज 3 में आते आते वो इतना खुश हो जाता है कि अपने आप को वो भगवान समझने लग जाता है, और स्टेज 4 में तो वो एक्सटेसी लेवल पे पहुंच जाता है। ओके। मूड के साथ साथ उसकी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसके विचारों की गति इतनी तेज होती है कि जैसे एक ट्रेन चल रही हो, और वो इतना ज्यादा बोलता है और इतनी तेज आवाज में बात करता है कि ये करते ही रहता है, किसी चीज पे रुकता नहीं है। उसकी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। ओके। वो पैसा खर्चा करेगा तो इतना कर देगा कि पूरा पैसा उड़ा देगा। किसी को दान करेगा तो इतना दान कर देगा कि पूरा दान कर देगा। हाइपर सेक्सुअल हो जाता है इंसान इसमें। तो उसके काफी सारे सेक्सुअल पार्टनर्स इस समय बन सकते हैं, और वो जजमेंट इंपेयर होने की वजह से उसको फिर उस बीमारी से भी गुजरना पड़ सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये सारे लक्षण हो रहे हैं और उसको नींद नहीं आ रही है, और वो जैसे कि उसके अंदर मोटर लग गई हो इन सारे लक्षणों के साथ, और उसको ये भी नहीं पता कि उसको ये सारे लक्षण आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। कम से कम अगर ये लक्षण एक हफ्ते तक अगर चलते हैं तो इसको बोलते हैं मीनिया। ओके। दूसरी तरफ डिप्रेशन, उसमें इंसान का मूड जो है वो लो हो जाता है। लेकिन ये उदासी जो आती है ये ऐसी वैसी उदासी नहीं है। इसमें 24 घंटे इंसान उदास रहता है। हर सिचुएशन में इंसान उदास रहता है, काम पे भी, घर में भी, बाहर किसी से बात करे सबसे उदास रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता, टीवी देखने तक का मन नहीं लगता। इसमें विचारों की जो गति है स्लो हो जाती है, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, और जो विचार आते हैं काफी नकारात्मक आते हैं। जैसे कि होपलेस हो जाना, जीवन में कोई उम्मीद ना नजर आना, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करना, असहाय महसूस करना, वर्थलेस फील करना कि जीवन में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है, अपने आप की खुद की निंदा करना। और इसके साथ नींद या भूख ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम होगी तो बिल्कुल ही नींद या भूख नहीं लगेगी, ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा होगी, नॉर्मल से ज्यादा। इन सब के साथ इंसान इतना ज्यादा उदास हो जाता है, और इतने सारे विचारों के साथ उसमें आत्महत्या के भी विचार आ सकते हैं। कुछ कुछ इंसान आत्महत्या के अटेम्प्ट भी करते हैं, और कुछ कुछ कंप्लीट सुसाइड भी हो जाता है। तो अगर ये मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही एपिसोड आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रस्त है। ओके। तो पर डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि कोई कैसे डिफरेंशिएट करे कि वो उसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वो इसको डिफरेंशिएट कैसे करे इन सारी बीमारियों को? देखिए, स्ट्रेस तो एक बहुत ही जनरल टर्म है। हम्म। आज सुबह खाने में क्या बनेगा उसके लिए भी स्ट्रेस हो गया। हाँ, काम पे बॉस ने कुछ बोल दिया तो स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस तो सिर्फ तनाव को बोलेंगे। ओके। लेकिन अगर तनाव के साथ लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि मेनिया के लक्षण कम से कम एक हफ्ते तक आएंगे लगातार 24 घंटे, और डिप्रेशन के लक्षण कम से कम 2 हफ्ते तक आएंगे 2400 घंटे कम से कम, उससे लंबा भी चलता है, तो इसको हम बोलेंगे कि इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है या मेनिया से गुजर रहा है। लेकिन स्ट्रेस जो होता है वो आता है जाता है, नई नई बातों पर आता है, तो उसके ऐसे मूड 24 घंटे खराब नहीं रहते हैं।
वो खुश महसूस करता है जब कोई अच्छी बात होती है तो। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि इस बीमारी के होने के पीछे की क्या वजह है? देखिए जो बायपोलर डिसऑर्डर है ये क्लियरली एक बायोलॉजिकल बीमारी है। ओके। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्ट्रेस की वजह से हो गई। ये क्लियरली बायोलॉजिकल बीमारी है कि या तो आप माता पिता से जीन्स वो लेकर आए हैं, माता पिता को बीमारी थी तो बच्चों को भी हो गई, या उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, या उसके हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो मल्टीपल चीजों की वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रेसर्स की, तो इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। बीमारी तो है शरीर में, लेकिन कभी कभी जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ट्रिगर हो जाती है और वो डिप्रेशन का एपिसोड निकल आता है या मेनिया का एपिसोड निकल आता है। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी समझाइए कि जो स्ट्रेस है वो काफ़ी सारी बीमारियों का मेन फैक्टर है, तो क्या इससे भी कहीं किसी और अन्य बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? देखिए जिनको बायपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है, पुरुषों को उनको जो पुरुष होते हैं उनमें शराब की समस्या बहुत बढ़ जाती है, अल्कोहल की प्रॉब्लम। जो महिलाएं होती हैं उनको साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ओके। ये जब बीमारियां होती है तो फिर इनकी वजह से और बीमारियां हो जाती हैं, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी और बीमारियां। तो बायपोलर की वजह से और भी बीमारियां हो सकती हैं अगर किसी को बायपोलर है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं या शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये बीमारी ज़्यादातर यंग एज में क्यों होती है? क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी तो ये खास तौर पे लिखा था 14 से 19 साल के बच्चों में और जवानों में ज़्यादा बीमारी देखी जाती है और 40 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं देखी जाती है बीमारी। इसकी क्या वजह है? देखिए कोई भी बीमारी जो छोटी उम्र में शुरू हो जाती है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके। इसका ये इनडायरेक्ट अर्थ है कि ये जेनेटिक ट्रैवल कर रही है ये बीमारी। माता पिता को थी तो वो खून में आ गई और वो बच्चों को हो गई, तो बच्चों में एक्सप्रेस कब होगी? वो छोटी उम्र में ही एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। तो जो भी बीमारी छोटी उम्र में एक्सप्रेस होने लग जाती हैं ज्यादातर उसका कारण जेनेटिक होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 40 साल के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बायपोलर की बीमारी हो गई है तो वो लंबे समय तक उसको ये बीमारी रहती है। आमतौर पे अगर एक सिंगल एपिसोड की बात करें तो वो 4 से 6 महीने का एपिसोड होता है। आमतौर पे 10 एपिसोड पूरे जीवन काल में आते हैं। तो वो 40 के बाद भी आते हैं, 50 के बाद भी आते हैं, 60 के बाद भी आते हैं। तो आप मुझे ये भी बताइए कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है और क्या इसकी स्टेजेस भी होती है? जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय तक ये बीमारी रहती है, तो क्या हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है? देखिए इसमें जो मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है, एक तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को 1 या 2 एपिसोड आए हैं तो उसकी 2 साल तक की ट्रीटमेंट चलेगी। किसी को 3 या 4 या 5 एपिसोड आ गए हैं तो उसके एपिसोड ठीक होने के बाद उसको 5 साल तक की ट्रीटमेंट चलेगी। किसी को और ज्यादा एपिसोड आए हैं, जैसे पहले 10 साल की बीमारी रह चुकी है, अब वो इलाज कराने आया है तो उसकी लंबी इलाज भी चलेगा। तो इसमें हम डिफाइन नहीं करते हैं कि कब तक इलाज चलेगा, पेशेंट टू पेशेंट पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ साल मानकर चलेगा। ओके। और स्टेजेस और ट्रीटमेंट क्या है इस बीमारी का? इस बीमारी का जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो दवाइयों के जरिए होता है। दवाइयां अलग अलग प्रकार की होती हैं जिसमें साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं और वही जनरली देते हैं। ओके। ये तो हो गई दवाइयों का इलाज मुख्य तौर पे। लेकिन हम इनको कुछ कहते हैं कि लाइफस्टाइल अगर वो अपनी थोड़ी मॉडिफाई करें, अगर वो किसी प्रकार का नशा ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर हैबिट्स रखें, सही समय पे सोएं, सही समय पर उठें, अगर वो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो उनकी ट्रिगर जो बीमारी दोबारा से आनी होती है वो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। ओके। तो इसके स्टेजेस भी होते हैं कोई? स्टेजेस कुछ खास ऐसे नहीं होते कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। इस बीमारी में ऐसे स्टेजेस नहीं होते जैसे और बीमारियों में होते। ओके। और इस बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाता है? इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए लक्षण जो देखते हैं कि जैसे मरीज आया अस्पताल में, मेनिया जब आता है मरीज अस्पताल में तो वो इस तरह से आता है कि घर वाले उसको लेकर आते हैं। आमतौर पे घर वाले उसको बांध कर लेकर आते हैं क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा शक्ति आ गई है, इतने ज्यादा वो एक्टिविटी लेवल्स उसके बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला कर रास्ते में गाने गा रहा है, कपड़े उतार रहा है, ओवर सेक्सुअल बन गया है। तो इन लक्षणों के हिसाब से हम मीनिया के बारे में डायग्नोस करते हैं अगर वो 1 हफ्ते से ज्यादा लक्षण है। डिप्रेशन दूसरी तरफ से अगर कोई इतने नकारात्मक विचार आ रहे हैं और 24 घंटे आ रहे हैं और 2 हफ्ते से आ रहे हैं और आत्महत्या तक के विचार आ रहे हैं तो डिप्रेशन बोलेंगे। तो एक इंसान की हम हिस्ट्री लेते हैं
तो हिस्ट्री के बेसिस पे ही लार्जली और देखकर मरीज को लक्षणों के हिसाब से इसको डायग्नोज करा जाता है। ओके। आपने कहा जैसे कि आप के अगर ये फादर को बीमारी है, पुराने मतलब आपके दादा दादी को बीमारी है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कितने % चांसेस होते हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपके बच्चों में या फैमिली मेंबर को ये बीमारी हो सकती है? देखिए, अगर एक माता पिता में किसी एक व्यक्ति को बीमारी है तो बच्चों के होने के चांसेस 25% हैं। अगर दोनों को ही बीमारी है तो 75% चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अगर एक इंसान को खुद बीमारी है और वो पूछे कि मेरे भाई को कितना चांसेस होगा, तो उसको चांसेस 25% बढ़ जाएंगे। तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जैसे रिश्तेदारी दूर होती रहती है, चांसेस कम होते रहते हैं। तो 25 से 75% मानकर चलिए आप। ओके। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए कि वो कौन से मेजर वार्निंग साइंस है जिससे पता चले कि आपको मेनिया या हाइपोमेनिया डेवलप हो रहा है? अगर इंसान की नींद जैसे नॉर्मल अगर 7 से 8 घंटे की, हर इंसान की अलग अलग होती है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, लेकिन अगर उसकी नींद मान लीजिए कम होने लग जाए कि 6 घंटे की जगह वो 5 घंटे या 4 घंटे सो रहा है, रोज इतना सो रहा है और इतना कम सोकर भी उसमें एक्टिविटी लेवल्स ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा, उसके विचारों की गति नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रही है और वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, ज्यादा दान कर रहा है, ज्यादा लोगों से बात कर रहा है जो उसके नॉर्मल में नहीं है। तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है और नॉर्मल से कोई चीज ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा शक उसके दिमाग में आ जाना चाहिए या उसके परिवार के दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। और अगर ये 24 घंटे चले जा रहा है, दिनों दिन चले जा रहा है, तो पक्का मानकर चलें कि कुछ गड़बड़ है और पास के साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए कंफर्म करने के लिए। ओके। तो क्या हम इसे एक जेनेटिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं? देखिए, जेनेटिक तो काफी हद तक है ट्रू, और इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और इसमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लाइफस्टाइल तो लार्जली नहीं हम कहेंगे, लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि इंसान अगर किसी को बायपोलर डिसऑर्डर है, उसके जितने भी बीमारी, जितने भी एपिसोड जीवन में रहते हैं, 33% समय वो डिप्रेशन में बिताता है। तो इस डिप्रेशन की वजह से वो बैठा रहता है तो कुछ कार्य नहीं करता, एक्टिविटी नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ये नहीं है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको बाइपोलर डेवलप होगा। ओके। मुझे ये भी बताइए, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या इस बीमारी में जो यूज्ड मेडिसिन होती हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, इसमें जो साइड इफेक्ट्स की जो बात है, मरीजों को बहुत कंसर्न होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम दवाई लें कि नहीं लें। लेकिन ये इसके साइड इफेक्ट्स उतने ही होते हैं जितनी बाकी की बीमारियों की, बाकियों की दवाइयों के लिए होते हैं। चाहे बीपी के लिए कोई दवाई ले, उसके भी 2-4 साइड इफेक्ट्स होते हैं, या शुगर की कोई दवाई ले, उसके भी 2-4 साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसकी दवाई ले, इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन द परसेंटेज इज वेरी लो। परसेंटेज इतनी कम है कि वो 1% से भी कम लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर 100 लोगों को दिए तो 1 से भी कम इंसान को साइड इफेक्ट होंगे। और अगर कुछ भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे अगर वजन बढ़ने लग गया उदाहरण के तौर पे, या बाल झड़ने की समस्या आ रही है, तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। वो डॉक्टर क्या करेंगे, इनकी दवाई या तो बदल देंगे या इनका डोज कम कर देंगे और साइड इफेक्ट इमीडिएटली इसका सॉल्व हो सकता है। ओके। डॉक्टर, देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान में कि अगर किसी को कोई दवाइयों का कोर्स करना हो तो अगर जैसे ही राहत मिलनी शुरू होती है तो लोग दवाई का कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, फिर परेशानी होती है, फिर कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयाँ ले रहा है और बीच में अपना कोर्स बीच में छोड़ देता है या बीच में ब्रेक ले लेता है, तब क्या परेशानी होती है? देखिए, जब उसने मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेनिया हुआ, तो उसने एंटीमेनिक दवाइयां ली या डिप्रेशन हुआ और एंटी डिप्रेशन दवाई ली, कुछ समय में उसका मेनिया ठीक हो जाएगा, कुछ समय में उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो इसकी तीसरी दवाई भी देते हैं ताकि ये दोबारा से एपिसोड ना हो, राइट। या अगर हो भी तो उसके चांसेस, फ्रीक्वेंसी कम हो, इंटेंसिटी कम हो, सेवेरिटी कम हो। लेकिन अगर कोई बीच में छोड़ देगा तो उसके चांसेस दोबारा से बढ़ जाते हैं। तो या तो इस बीमारी के साथ लंबे समय तक रहेंगे वो और दवाइयां लेंगे तो चांसेस उसके कम होंगे कि दोबारा से एपिसोड ना होगा। ये प्रेगनेंसी में भी डेवलप हो सकती है क्या बीमारी? और अगर प्रेगनेंसी में जैसा कि काफ़ी सारी जो मेडिसिन है वो अवॉइड की जाती है, तो तब उसका इलाज कैसे होता है? जी, तो प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क न्यूट्रल है।
ऐसा हम नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी में एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी में एपिसोड्स घट जाते हैं। ओके। जिसको बीमारी हो रही है पहले से, तो उसका नॉर्मल एपिसोड प्रेगनेंसी में आ सकता है। तो इसमें क्या करना है, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में दवाइयां नहीं लेनी, लेकिन हम इसमें कुछ इस तरह की दवाइयां देते हैं जो लार्जली 99.9% प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। अगर वो दवाइयां हम अवॉइड करेंगे तो प्रेग्नेंट जो लेडी है वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगी, डॉक्टर का इलाज नहीं करा पाएगी, बार बार रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं मिल पाएगी, और उसकी वजह से उसके बच्चे को भी इफेक्ट पड़ सकता है और उसको खुद भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इलाज नहीं कराएंगे तो बच्चे को ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसा भी होता है। तो क्या इसके लिए उसको फिर प्रेगनेंसी को डिले करना चाहिए? ये प्रेगनेंसी का जो डिसीजन लेना है वो साइकाइट्रिस्ट से मिलकर एक बार ही लेना है। इसमें इस तरह से होता है, आमतौर पे ये होता है कि कुछ समय से कोई एपिसोड नहीं हुआ है और वो फोलिक एसिड की नाम की दवा चालू कर देते हैं, और वो दवाइयां साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करेगा कि दवाइयां हमें कम करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि पेशेंट का मन है कंसीव करने का। तो वो केस टू केस बेसिस पे लार्जली डिसाइड होता है, और वो डॉक्टर के साथ डिसाइड करके ही करना है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं करनी है। डॉक्टर जतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के तमाम जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन जी। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि स्ट्रेस ही हर बीमारी की जो होती है मुख्य वजह होती है, इसलिए स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ा व्यायाम कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मन खुश रखिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.